नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। कोरोना की तीसरी लहर ने पसारे पांव। चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल 9 जनवरी तक बंद करने के जारी किए आदेश। मंजीत कौर ने ठगी की सभी हदें पार की, पड़ोसी को भी नहीं बख्शा, ठगे 97 लाख, मामला हुआ दर्ज। और शुक्रवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा। रात का तापमान भी 5.6 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना पिछले कुछ दिनों से पांव पसारता जा रहा है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कई सख्त आदेश जारी किए थे, लेकिन बावजूद इसके लोग उन आदेशों की पालना नहीं कर रहे, जिसके चलते अब प्रशासन ने स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सभी को 9 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य निदेशक ने भी यह कहा है कि लोगों ने अगर लापरवाही बरती तो परिणाम पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। ऐसे है जी, एक नया वेरिएंट है, अभी इसकी कोई इतनी स्टडी भी नहीं है। अब तक जितने केसेस आए हैं उसमें एक माइल्ड डिजीज़ है, कुछ हल्का फुल्का बुखार भी नहीं है, हल्का फुल्का गला खराब या कुछ है, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बता सकें, ना इतनी स्टडी है कि इसके और भी क्या कारण हो सकते हैं या कैसी प्रेजेंटेशन हो सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपना बचाव रखें, हमें एक्सपेरिमेंट ना करें, हम सब ये ध्यान रखें कि हमें कोरोना ना हो, कोई भी वेरिएंट। मैंने स्कूलों में भी देखा गया अब कोरोना के केस आए हैं, और हॉस्पिटलों में किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं, क्वारंटाइन में जो लेके जाते हैं वहाँ पे किस तरह के इंतजाम। ऐसे है कि जी इस टाइम पे सब स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, मॉल खुले हैं, थिएटर खुले हैं, शादियां हो रही हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अपना मास्क पहन के रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें। जहाँ भी कोई केस पॉजिटिव आता है, अगर उनके घर में ऐसे हालात हैं कि उनको घर में आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, हम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं ताकि उनसे और लोगों को इन्फेक्शन ना हो पाए। हॉस्पिटल में उनके लिए एक अलग आइसोलेशन वार्ड है जहाँ उनका सारे टेस्ट होते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है। खाने के किस तरह के इंतजाम है मैडम? खाने रहने, देखिए, जब हमारे पास हॉस्पिटल में मरीज आता है वो आइसोलेशन में है। आइसोलेशन का मतलब है वो अपने रिश्तेदारों से और नज़दीकी लोगों से मिलजुल नहीं सकता है, उसको हमें अलग रखना पड़ता है। उसका खाने का इंतज़ाम पूरा अस्पताल द्वारा किया जाता है, 3 टाइम प्रॉपर मील दिया जाता है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ऐसा खाना दिया जाए जहाँ उसको कोई भी कमज़ोरी ना आ सके। मैंने जो स्कूलों में केस आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूलों में केस का है जी, जो भी कोई बच्चा आता है हम ये नहीं कह सकते कि वो स्कूल से ही इन्फेक्ट हुआ है या वो घर से हुआ है। हम जो पॉजिटिव केस आता है उसके स्कूल के जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं और जितने घर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सबको स्क्रीन करते हैं, टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। मैंने लोगों को यदि आप संदेश देना चाहें तो क्या देंगी? मैं सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, अभी कोरोना नहीं गया है, हमारे पास केस आ रहे हैं और इस वक्त पे केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। प्लीज़ सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हाथ धोएं, अपने और अपने साथियों का, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का और समाज का पूरा ध्यान रखें। हरियाणा रोडवेज के चालकों और परिचालकों की नियुक्तियां 2018 में की गई थी, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, जिसके विरोध में वे लोग पंचकुला पहुंचे। हरियाणा विधानसभा घेरने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के साथ उनकी खींचतान भी हुई, हल्का बल भी इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद सैकड़ों प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
पंचकूला में आज हरियाणा रोडवेज की 2018 में हुई हड़ताल के दौरान रखे गए चालक व परिचालक द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए कूच किया गया। पंचकूला सेक्टर 5 धरना स्थल से चंडीगढ़ विधानसभा के लिए निकले चालक व परिचालक संघ के कर्मचारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और उसके बाद हरियाणा रोडवेज से निकाले गए चालक व परिचालक संघ के पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पंचकूला के सेक्टर 5 थाने में ले जाया गया। आज का कार्यक्रम हमारा विधानसभा घेराव का था जी कि जैसे आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो आज का हमारा प्रोग्राम था विधानसभा सत्र उसका विधानसभा का घेराव करना जी। तो अब हम घेराव करने के लिए निकले थे तो प्रशासन ने हमें नहीं जाने दिया, हमें गिरफ्तार कर दिया है। तो डिमांड्स क्या हैं आप लोगों की? डिमांड हमारी एक है, जैसे जगह खाली पड़ी हुई है कंडक्टरों की, हमारे कंडक्टरों को लगाया जाए। 2 साल से सिर्फ हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा, या तो हमें सरकार रिटर्न में लिख के दे कि भाई आने वाले टाइम में आप लोगों को रखा जाएगा। रिटर्न में लेंगे तब हम मानेंगे, लेकिन सरकार आश्वासन पे, अधिकारी भी आश्वासन देते हैं और जितने मंत्री हैं मंत्री भी आश्वासन देते हैं। परिवहन मंत्री जी के वहाँ गए थे हम फरीदाबाद में, उनके ऑफिस का घेराव किया था। वहाँ पे भी परिवहन मंत्री जी ने यही कहा कि भाई जैसे बसें आएंगी आपको लगाया जाएगा। पहले साल 2019 में विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, वहाँ पे भी सीएम साहब ने कहा था कि किलोमीटर की स्कीम की जो बसें आएंगी कंडक्टरों को, परिचालकों को उसमें मौका दिया जाएगा। वहाँ भी बिल्कुल वो किलोमीटर स्कीम वाली बसें भी आ चुकी, लेकिन आज तक कोई हमारा एक भी साथी नहीं लगाया है। जगह खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है जी। बिल्कुल यहाँ से तब जाएंगे जब हमारा रोजगार हमें मिल जाएगा। हरियाणा रोडवेज चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2018 में हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा बसों में चालक व परिचालक रखे गए थे और हड़ताल खत्म होने पर उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया था। उनकी मांग है कि हरियाणा रोडवेज में खाली पड़े पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। महिला ठग मंजीत कौर की ठगी की फेरियत बढ़ती जा रही है। यहां तक कि इसने ठगी की सभी हदें पार करते हुए अपने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा। अपने ही एक पड़ोसी जजपाल मेहता को भी इसने हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट अलॉट कराने का वायदा किया और बदले में उससे 97 लाख रुपए ठग लिए। जब जजपाल मेहता को असलियत पता लगी तो वह पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने छानबीन करने के बाद मंजीत कौर और उसके बेटे विजय पाल के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि मंजीत कौर पर इससे पहले भी 10 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो कि इस वक्त प्रोडक्शन रिमांड पर है और 5 दिन का कोर्ट ने उसका रिमांड दिया हुआ है। मोहाली की कोर्ट में भी चेक बाउंस के कई मामलों में मंजीत कौर को भगोड़ी घोषित किया जा चुका है। इनके पूरे परिवार का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन मंजीत कौर पुलिस को मामले में तफ्तीश के दौरान सहयोग नहीं कर रही। वह बार बार यही कह रही है कि उसने जो भी पैसा लोगों से लिया वो मंदिर निर्माण में लगा दिया, जो कि अवैध रूप से बना हुआ है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट और इससे संबंधित अदालतों में आज जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव संपन्न हो गए। मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चली, जिसके बाद मतों की गिनती का काम शुरू हो चुका था, लेकिन देर रात तक परिणाम सामने नहीं आए थे। चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी। बैंकिंग कानून में संशोधन बिल के विरोध में 2 दिन तक सरकारी बैंकों की हड़ताल थी, जिसके चलते शुक्रवार को भी बैंक कर्मचारियों ने बैंक में कारोबार बंद रखा। सेक्टर 17 में एकत्रित हुए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। बैंक अधिकारियों का यह मानना है कि अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। जिथे पूरे पंजाब ਅਤੇ देश भर च बैंकिंग स्रोत बिल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सेक्टर 17 चंडीगढ़ के सामने विशाल प्रदर्शन किया गया, जिथे वड्डी गिनती विच महिला मैंबरां समेत 700 तो ज्यादा बैंक कर्मियों वालों जोरदार नारेबाजी कर सरकार खिलाफ गुस्सा जाहिर किया।
मुश्किल तो है ही है, पैसा की ज़रूरत था, पैसा नहीं मिला तो काम नहीं होगा। करना पड़ रहा है, इतनी दूर से आए हैं तेल खर्च के, तो फिर माल के भी कहें कि क्या काम करके आए यहाँ पे। नहीं, ये बहुत दुख है कि जो चीज़ें बहुत पहले मान ली जानी चाहिए सरकार उन पे इतना समय लगा लेती है, और अगर इसमें बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़े, हमें शहादत भी देनी पड़े, तो राष्ट्र हित में हम लोग बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। यही है, अगर बैंकों में प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो गरीब तबका खत्म ही हो जाएगा। हमने साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए उनको बैंकिंग इंडस्ट्री से जोड़ा था। छोटे छोटे गांव में बैंकों की शाखाएं खोली थी, सिर्फ सरकारी बैंकों की। प्राइवेट बैंकों की शाखाएं सिर्फ आपको अर्बन स्टेट्स में, अर्बन एरियाज़ में मिलेगी। रूरल में कोई प्राइवेट बैंक सेवाएं नहीं दे रहा। और अगर हमारे देश की इतनी जनसंख्या जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, या मिडिल क्लास जो लोग हैं, अगर उनको बैंकिंग इंडस्ट्री से वंचित कर दिया जाएगा तो ये देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। ये हमारी जो है अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अपने देश को बचाने के लिए हमें अपने बैंकों को बचाना ही पड़ेगा। सीटीयू वर्कर यूनियन चंडीगढ़ प्रशासन की किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रही है। पिछले 12 दिन से ये लोग हड़ताल पर हैं। आज भी इन्होंने भूख हड़ताल का क्रम जारी रखा और सेक्रेटेरिएट तक रोष मार्च भी निकाला। किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को जो चलाया जा रहा है वह घाटे का सौदा है। सीटीयू वर्कर यूनियन का कहना था कि सीटीयू लगातार लाभ में चल रही है, लेकिन बावजूद इसके किलोमीटर स्कीम और निजीकरण की योजनाएं लाकर हमें परेशान किया जा रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, जो साडा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਾਮਿਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ 7 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 41 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਨਾਫਾ, 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। 14 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਿਪੂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਵਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜੇ 12:02 ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤਸਾਰ ਹੈ। 12 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 417 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2016 ਦੀ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਂ विश्वास दिवाने साडा कल्ला कल्ला काम लड़न ते मन वास्ते तैयार है। चंडीगढ़ में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई।
यह शोभा यात्रा पास्टर ब्रजेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने निकाली। हैरानी की बात तो यह रही कि इस रैली में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखा हुआ था, क्योंकि ना तो इस यात्रा में किसी ने हेलमेट पहने थे और ना ही किसी ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। लोग गाड़ियों से बाहर निकलकर शोभा यात्रा में डांस और हो हल्ला कर रहे थे। मास्क भी यहां लोगों ने नहीं पहन रखा था। आइए देखते हैं रिपोर्ट। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को वैसे तो कानून और नियमों की पालना करने वाला शहर कहा जाता है। यहाँ पर पुलिस भी जगह जगह आपको तैनात दिखाई देगी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन अक्सर जब यहाँ पर कोई रैली या जलसा निकलता है तो नियमों और कानून की धज्जियाँ इस तरह से उड़ाई जाती हैं जैसे आप चंडीगढ़ में नहीं किसी दूर दराज के पिछड़े इलाके में पहुँच गए हों, जहाँ कानून और नियम कोई मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से, जहां पर क्रिसमस को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में नियम और कानून की जमकर धज्जियां तो उड़ाई ही गई, साथ ही इस काफिले की गाड़ी ने एक मासूम बच्ची को भी टक्कर मार दी। पास्टर ब्रजेंद्र यानी कि क्रिसमस को लेकर एक काफिला निकाला जा रहा है। ये काफिला, इस काफिले में अगर बात करें कानून के नियमों की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कानून के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। इसी काफिले में अभी एक बच्चे का हादसा भी हुआ है और मैं आपको वो तारीख दिखाते हैं कि काफिले के दौरान यहाँ पर हजूम लगा पड़ा है, जाम लगा हुआ है और इस जाम के दौरान आप देख सकते हैं आवाजाही पर रोक लगी है। रोक के दौरान जो भी कुछ है साफ जहाँ पर काफिले की अगर बात करें तो ये हजूम है और इस हजूम के दौरान ये काफिला निकाला जा रहा है और काफिले में किस तरह से कानून के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। ये देखिए कानून के नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार जब इस पूरी रैली को कवर कर रहे थे तो वहां पर मौजूद रैली के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धमकाने भी लगे। लेकिन जब पंजाब केसरी संवाददाता ने उनसे सवाल पूछे तो उनकी बोलती बंद हो गई और केवल यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसकी इजाजत प्रशासन से ले रखी है। बहरहाल इस काफिले में काफी लोग हैं जो इस नियमों को ताक पर रखकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या ऐसा शोभा देता है या ऐसी शोभा यात्रा चंडीगढ़ में निकाली जानी चाहिए? क्योंकि इस समय ना तो पुलिस का कोई नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई कर्मी। साफ तौर पर यहाँ पर कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देखिए जिस तरह से लोग बाहर निकले हुए अपनी गाड़ियों से, साफ तौर पर साफ देखा जा रहा है कि इतना बड़ा हजूम। परमिशन है इसकी हमारे पास, परमिशन है हमारे पास इसकी। तो ठीक है, इसकी परमिशन आपका? परमिशन है। आपको मतलब किसकी परमिशन मिलती है? आपको पता नहीं किसकी मिलती है? नहीं, आप बता रहे ना आपका परमिशन है तो किसी की परमिशन है हमारे पास। हाँ, तो हजूम की परमिशन है आपका। तो ठीक है, हमने क्या कहा? हमने आपको यही कहा, हमने यही कहा कि कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है? लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं, कोई हेलमेट नहीं है, कोई सीट बेल्ट नहीं है। ये कौन सी परमिशन थी? इस परमिशन में तो नहीं था सर। आप देख लीजिए कौन सा है, इसको भी देख लीजिए। इस रैली में मौजूद लोगों का कहना था कि उन्हें इस तरह से रैली निकालने की परमिशन मिली हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह से सभी नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, और खासकर तब जब इस रैली में एक मासूम बच्ची की जान जाते जाते बची है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन भी सवालों के घेरे में आते हैं कि क्या वे इस तरह से रैली और शोभा यात्रा निकालने की परमिशन देते हैं, और अगर नहीं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।
बात सिर्फ इस रैली और शोभा यात्रा की नहीं है। अक्सर चंडीगढ़ की सड़कों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और सिटी ब्यूटीफुल को शर्मसार करती हैं। जरूरत है कि चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन इस बारे में सख्त एक्शन ले, ताकि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से कानून की धज्जियां न उड़ाई जा सकें और न ही इस तरह के हादसे हों। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जब तापमान गिरकर अधिकतम मात्र 15.3 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका। वहीं वीरवार रात की बात करें तो यह सीजन की सबसे ठंडी रात थी, जब तापमान मात्र 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी और 24 और 25 को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद चंडीगढ़ भी ठिठुरता नजर आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और सूचना के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।